नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने देखो प्रॉब्लम सेट 4B को स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग बचे हुए 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखो, श्रीमती मीता अग्रवाल ने क्या किया है ना बच्चों, इतना अमाउंट जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया, मतलब इनका सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा 10,200 बराबर। और इन्होंने कब इन्वेस्ट किया बच्चों? जब मार्केट वैल्यू शेयर का कितना था, 100 रुपए था तब। सुनो ध्यान से, आपको बताती हूँ। ये जो मीता जी है ना, इन्होंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया शेयर्स के ऊपर जब भी शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना था, 100 रुपए था तब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर आगे देखना, अब उन्होंने क्या किया, जितने भी शेयर्स खरीदे थे ना, उसमें से 60 शेयर्स को इन्होंने क्या किया बच्चों, बेच दिया, सेल कर दिया। ठीक है, कितना? जब भी मार्केट वैल्यू 125 था ना, तब जाके उन्होंने 60 शेयर्स बेचा। और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर्स थे, यानी जो बचे हुए शेयर्स थे, उनको कभी बेचा जब भी मार्केट वैल्यू 90 रुपए हो गया तब। ठीक है, रिमेनिंग शेयर्स को कभी बेचा जब भी मार्केट वैल्यू 90 रुपए था तब। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया बच्चों, हर एक ट्रेडिंग में ना इतना ये दिया है, क्या दिया है, ब्रोकरेज दिया है। ठीक है, कितना? 0.1%, यानी जब भी खरीदा तभी भी इन्होंने 0.1% का ब्रोकरेज दिया और जब भी बेचा तभी भी इनको ये ब्रोकरेज देना पड़ा। ओके, तो हमें क्या बताना है, फाइंड वेदर शी मेड प्रॉफिट और लॉस। हमें बताना है कि श्रीमती मीता अग्रवाल ने प्रॉफिट कमाया या फिर इनको लॉस हुआ। ठीक है, और अगर लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे मिलेगा? देखो, हमारा यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपको समझाती हूँ, पहले थोड़ा ऐसे ओरली समझिए। हाँ, आपको बताना है कि इन्होंने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इनका टोटल इन्वेस्टमेंट निकालोगे कि जब भी ये शेयर्स को खरीद रही थी तो शेयर्स को खरीदने पर इन्होंने कितना पैसा दिया, मतलब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट आप लोग निकालोगे बराबर। पहली चीज तो ये है। और दूसरा आप क्या निकालोगे, जब इन्होंने शेयर्स को क्या किया बच्चों, बेचा। ठीक है, तो इनको कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ। ठीक है, टोटल रिसीव्ड अमाउंट आप निकालोगे श्रीमती मीता अग्रवाल का। फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे और फिर जाके आप बता सकते हो कि इन्होंने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया। समझ में आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप बोलेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है, ये देखो, अरे लेकिन उन्होंने ये भी तो दिया, 0.1% का ब्रोकरेज भी तो दिया ना, तो उसे भी आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और देखिएगा बच्चों, हमारे पास ना नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे ना। क्योंकि देखो, इन्होंने 60 शेयर्स तो इतने का बेचा और जो बचे हुए शेयर्स थे उन्होंने कभी बेचा जब इतना था तब। तो कितने शेयर्स बचे हुए थे हमको पता है क्या? नहीं ना, यानी हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, इनका इन्वेस्टमेंट, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो इन्वेस्टमेंट ही लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना किया इन्होंने बच्चों, 10,200 का बराबर। और कभी किया जब मार्केट वैल्यू कितना था, 100 रुपीज था तब। ठीक है, अभी नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना है, तो बताओ जल्दी से। उसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट, बताइए जल्दी से। नंबर ऑफ शेयर्स अगर निकालना हो तो क्या लिखते हैं हम, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, है ना। तो इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, इतना, एंड मार्केट वैल्यू इतना, तो फिर हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल सकता है ना। चलो देखो, फॉर्मूला अच्छे से याद करो, बार बार एक ही बात बोलती हूँ। अगर आपको फॉर्मूला याद रहा ना तो आधे से ज्यादा काम तो आपका हो गया, समझ लो। फॉर्मूला क्या था बच्चों, सम इन्वेस्टेड अपॉन 100, सम इन्वेस्टेड 100 नहीं, मार्केट वैल्यू, सॉरी। तो टोटल इनका इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, 10,200, और कभी इन्वेस्ट किया जब भी मार्केट वैल्यू कितना था, 100 रुपीज था तब। ठीक है, अब क्या होगा, कैंसिल करो ना, 0 0 गया, 0 0 गया, बोलो कितना आया, 102। यानी कि इन्होंने टोटल कितने शेयर्स खरीदे बच्चों, 102 शेयर्स खरीदे, कितने के, इतने के। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। इसके अलावा चलो अभी इनका हम लोग ब्रोकरेज निकाल लेते हैं बच्चों। तो ब्रोकरेज आप कैसे निकालोगे, तो इन्होंने जितने का शेयर्स खरीदा उसके ऊपर हम लोग 0.1% निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो 0.1% ऑफ कितने का खरीदा था, इतने का, 10,200 का बराबर। तो 0.1 अपॉन 100 इंटू 10,200। अब क्या होगा, 0 0 गया, 0 0 गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बच्चों, 10.2 रुपीज। ठीक है, मतलब इन्होंने कितना ब्रोकरेज दिया,
जब भी खरीदा तो इतना दिया, ठीक है। तो देखो शेयर्स का अमाउंट इतना है और ब्रोकरेज इतना है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ श्रीमती मीता अग्रवाल, ठीक है। इन्होंने शेयर्स के ऊपर टोटल कितना खर्चा किया वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय श्रीमती मीता अग्रवाल, ठीक है। तो बोलो इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, पहला तो ये 10,200, फिर इसके ऊपर 10.2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 10 इधर आ जाएगा ना, मतलब 10,210.2, ठीक है। तो इतना पैसा इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्वेस्ट किया वो शेयर्स के ऊपर, बराबर। तो पहला पड़ाव तो हमने पार कर लिया, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये शेयर्स को बेचने के बाद, ये जो 102 शेयर्स आए हैं ना, ठीक है, तो ये शेयर्स बेचने के बाद इनके पास टोटल कितना अमाउंट आया, ठीक, ये हम निकालेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सच्ची बोल रही हूँ, अगर आप ना ध्यान से समझोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे, पहले ही सोच लिया इतना बड़ा हमें नहीं आएगा, तो सही में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए बस देखते जाओ। चलो देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन में खींच देती हूँ। अब यहाँ पे क्या दिया गया था बच्चों कि इन्होंने 60 शेयर्स कभी बेचा जब भी मार्केट वैल्यू 125 रुपीज़ था तब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर वो 60 शेयर्स को बेचेंगी इतने में, तो उनको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको अमाउंट मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय, अमाउंट रिसीव्ड, एक मिनट रुको, रिसीव्ड, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 60 शेयर्स। जब भी उन्होंने 60 शेयर्स को बेचा ना, तो इनको कितना अमाउंट मिलेगा, क्या करेंगे हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितने शेयर्स बेचे 60, जब भी मार्केट वैल्यू 125 रुपये था तब, चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट से। तो 0, 6 5 30, 3 आ गया, 6 2 12, 12 और 3 कितना होता है बच्चों 15, 15 का 5, एक आ गया, 6 1 6 1 7, कितना आ गया 7,500, सच्चे में यही आएगा। 6 5 30, 6 2 है, रुको एक मिनट, 6 5 30, 3 आया, 6 2 12, 15, हाँ सही है, ठीक है। तो इतना अमाउंट इनको रिसीव्ड हुआ, बराबर। अब उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर्स थे, यहाँ पे हम लोग रिमेनिंग शेयर्स लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले रिमेनिंग शेयर्स फाइंड आउट ही कर लेते हैं कि 60 शेयर्स बेचने के बाद रिमेनिंग शेयर कितना है। देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बच्चों 102, जिसमें से इन्होंने क्या किया 60 शेयर्स को बेच दिया। तो 102 में से 60 को माइनस कर दो बच्चों, कितना आएगा, तो 12 में से एक मिनट इधर 2 आ जाएगा, इधर 4, यानी 42, ठीक है। तो अभी 42 शेयर्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 42 शेयर्स, ठीक है। 42 शेयर्स बेचने के बाद इनको कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखो 42 इंटू जब भी बचा हुआ शेयर था, ठीक है, तो उन्होंने उसको कितने में बेचा, जब भी मार्केट वैल्यू कितना था 90 रुपीज़ था तब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 42 इंटू 90, चलो फिर देखो इधर 0 आ जाएगा पहले से, ये वाला 0, 9 2 से क्या होता है बच्चों 18, फिर 9 4 से क्या होता है 36, 36 और 1 37, यानी क्या आ गया बच्चों 3000, एक मिनट 3780 रुपीज़, बराबर। तो ये क्या है बच्चों इनका, देखो बताती हूँ, मीता अग्रवाल ने जब भी 60 शेयर्स को बेचा तब जाके इनको इतना पैसा मिला, और जब भी बचे हुए यानी कि 42 शेयर्स को बेचा तो कितना आया 3780, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इसके ऊपर ब्रोकरेज भी दिया है, याद रखो क्या दिया है, बीच में एक एजेंट आया था जिसको उन्होंने ब्रोकरेज दिया, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ये कैसे मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दो, इतना शेयर बेचने के बाद इनको इतना मिला, शेयर्स 60 शेयर्स बेचने के बाद, और जब इन्होंने बचे हुए शेयर्स को बेचा तो इतना मिला, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0 8 7 5 12, ठीक है
7 3 10 1 11, कितना आ गया 11,280 बराबर। अब इसके ऊपर उन्होंने क्या किया बच्चों, ब्रोकरेज भी दिया, तो ब्रोकरेज निकाल लेते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रोकरेज, तो इसका 0.1% है ना, 0.1% ऑफ 11,280। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.1 अपॉन 100 इंटू 11,280। अब क्या होगा, 0 0 कैंसिल। फिर यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, रुको पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1128, और पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे बराबर। फिर इधर 10, अब मुझे ये पॉइंट हटाना है तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, या फिर एक और भी तो रास्ता है, एक सेकेंड ना, या फिर चलो ऐसे ही करते हैं, कैसे भी करना है बस आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1128 और यहाँ पे आ जाएगा 100। अब इधर 00 है ना, मतलब पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, रुको बच्चों, सही किया था मैंने, लेकिन जगह नहीं है ना, तो इसके लिए मैंने उसको मिटाया, यहाँ पे मैं करूँगी, ठीक है। तो क्या आएगा देखो 1128, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा अपॉन 10, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये 0 हटाते हैं और इधर पॉइंट को इधर ले लेते हैं, तो क्या आएगा बच्चों देखो इतना 11.28 रुपीज़। तो ये क्या है बच्चों, ब्रोकरेज, जो क्या करना पड़ेगा, श्रीमती मीता अग्रवाल को देना पड़ेगा उस ब्रोकर को, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया है बच्चों, याद करने की कोशिश करो। जब भी हम लोग बेचते हैं शेयर्स को ना, तो ब्रोकरेज को क्या करना होता है, जो अमाउंट रहता है उसमें से माइनस करना होता है। क्यों, क्योंकि उतना पैसा आपके पास से जाएगा ना। देखो मीता अग्रवाल के पास इतना पैसा तो आ गया, ठीक है, इनको इतना अमाउंट तो रिसीव हो गया, लेकिन अभी उनको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इतना ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय श्रीमती मीता अग्रवाल, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय श्रीमती मीता अग्रवाल, अग्रवाल कैसे लिखा था, ओके सही है। चलो तो क्या करेंगे हम, देखो इनको कितना अमाउंट मिला था, इतना, जिसमें से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। चलो अभी माइनस करके बताओ कितना आता है। तो एक काम करेंगे, देखो ऐसे, दस में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और फिर 2 1 1, कितना आया 11,268। यहाँ पे हम लिखते हैं 11,268.72 बराबर। तो इतना अमाउंट उनको क्या हुआ है बच्चों, रिसीव्ड हुआ है आफ्टर सेलिंग शेयर्स, ठीक है। अब सुनो, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो इन्होंने टोटल इतना इन्वेस्टमेंट किया था, और फिर जब शेयर्स को बेचा ना, तो इनको इतना क्या हुआ बच्चों, इनको इतना पैसा रिसीव हुआ। तो बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा है, रिसीव वाला अमाउंट ज्यादा है। देखो इन्वेस्ट किया बस इतना, लेकिन रिटर्न कितना मिल रहा है, इतना, है ना, यानी इनको क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस क्या लिखेंगे 11,268.72 इज ग्रेटर देन 10 to 10.2, ठीक है, इससे ये ज्यादा है। सो देयरफॉर शी मेड अ प्रॉफिट। इन्होंने क्या किया बच्चों, प्रॉफिट कमाया। और कितना प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट विच इज इक्वल टू, क्या करना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना, बड़े वाले अमाउंट में से छोटे अमाउंट को माइनस कर देने का, यानी 11,268.72 माइनस 10,201.02, ठीक है। चलो अभी लेस करो फटाफट से, रुको इधर ही कर देती हूँ ना। अपने मन से इधर 0 लगा देने का, आपको आता है ना पॉइंट वाला माइनस, इतना तो आता ही रहेगा। चलो इधर 2, 7 में से 2 गया तो 5, फिर 8
501 कितना आया 1058.52, ठीक है। .52। तो देखो बच्चों मीता अग्रवाल को कितने का प्रॉफिट हुआ, तो इतने का हुआ 1058.52 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इतना उन्होंने जब भी मेहनत करी तब जाके देखो इतना प्रॉफिट कमाया, खाली बस 1000 रुपया। आप सोचेंगे क्या मेहनत करी, अरे खरीदा है ना, फिर जाके बेचा, ठीक है। तो मेहनत तो करी ना, मेहनत किया तो उनको देखो फायदा हो गया, इसीलिए मेहनत करना चाहिए। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है बच्चों, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड डिक्लेयर बाय द 2 कंपनीज इज गिवन बिलो। देखो बच्चों यहाँ पर ना 2 कंपनीज के बारे में दिया गया है। पहली कंपनी का जो मतलब शेयर का मार्केट वैल्यू है वो कितना है बच्चों 132 और इसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12%, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कंपनी बी का जो मार्केट वैल्यू है शेयर का वो कितना है 144 और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है बच्चों 16% है, ठीक है। फिर आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि फेस वैल्यू इज सेम एंड इट इज ₹100 फॉर बोथ द शेयर्स, यानी कि दोनों शेयर्स का चाहे वो कंपनी ए का हो या फिर बी का हो, दोनों का जो फेस वैल्यू है ना वो क्या है बच्चों 100 रुपीज, बराबर। तो फिर हमको क्या बताना है कि इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल। आप बताइए कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, कैसे पता चलेगा कि कंपनी ए में ज्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा या फिर कंपनी बी में मिलेगा, क्या करेंगे हम लोग रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, ठीक है। कंपनी ए का भी और कंपनी बी का भी। तो चलो सबसे पहले कंपनी ए का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर कंपनी ए, ठीक है। तो कंपनी ए का बच्चों मार्केट वैल्यू कितना है शेयर का, मार्केट वैल्यू इज 132 एंड द फेस वैल्यू तो सेम ही है दोनों का 100 रुपीज, सही है ना। एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज कितना है बच्चों 12%, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा, रेट ऑफ रिटर्न के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, क्या था फॉर्मूला, ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों डिविडेंड इनकम और नीचे क्या लिखते हैं बच्चों बताइए जल्दी से, हाँ इन्वेस्टमेंट लिखते हैं ना कि कितना इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। फिर क्या आता है यहाँ पे इंटू 100, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, डिविडेंड इनकम होना चाहिए, टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो है ये देखो 132, बराबर, यही है ना 132, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक शेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिया नहीं है। देखो यहाँ पे शेयर्स की कुछ बात की गई है नहीं ना, तो खाली बस हम यहाँ पे एक शेयर का ही करेंगे, ठीक है। तो एक शेयर का डिविडेंड इनकम निकालेंगे और फिर उसके बाद इसका जो ये मार्केट वैल्यू है वो हम इधर रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर हमको क्या मिलेगा बच्चों रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो चलो अभी डिविडेंड इनकम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर डिविडेंड इनकम विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिविडेंड किसके ऊपर दिया जाता है, फेस वैल्यू के ऊपर, मैंने आपको पहले भी बताया था, बराबर। तो हम क्या करेंगे 12% निकालेंगे किसका 100 का, तो क्या आएगा बच्चों देखो 12/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, बोलो कितना आएगा बच्चों 12 रुपीज, बराबर। तो ये क्या हो गया आपका डिविडेंड इनकम। अब क्या करेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे, तो डिविडेंड इनकम कितना 12 रुपए, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना 132 इंटू 100, ओके 132 इंटू 100, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब इसको सॉल्व करो ना, आप क्या करोगे, तो कैसे करें, चलो 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 6 = 12, यहाँ पे 2 6 = 12, 2 6 = 12, बराबर। फिर ये 6 से जाएगा ना, 6 1 6 1 मतलब यहाँ पे 11 आ गया, यानी 100/11। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कीजिए, तो कितने बार में जाएगा बच्चों ये हमको इधर करके देखना पड़ेगा। तो 11 9 99, बराबर, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, है ना। फिर एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो इधर 0 बढ़ाएंगे, इधर एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 9 आएगा, है ना। इसी प्रकार से ये आगे आगे आता ही जाएगा, ठीक है। देखो फिर से 11 9 99 होगा और फिर वही 99 आएगा, तो बस इतना ही ले लो 9.09%। ये हमारा क्या हो गया बच्चों रेट ऑफ रिटर्न। तो इधर हम लिख देते हैं
9.09%। ये क्या है बच्चों आपका ROR यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए, ये कंपनी ए का है, ठीक है। अब जैसे हमने कंपनी ए में ये पूरा कैलकुलेशन किया ना, उसी तरीके से कंपनी बी का भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर कंपनी बी का भी कर लेते हैं दूसरी साइड में। यहाँ पे हम लिखते हैं कैलकुलेशन फॉर कंपनी बी। चलो बच्चों, कंपनी बी में मार्केट वैल्यू कितना था, 144, ठीक है। इसके अलावा फेस वैल्यू तो आप जानते ही हो, दोनों का सेम है, कितना 100 रुपीज बराबर। एंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इसमें कंपनी बी में, रेट ऑफ डिविडेंड इज 16%। ओके, समझ में आया आपको। चलो अब इसके बाद हमने क्या किया था, इसमें क्या किया था, जो इसमें किया था वही यहाँ पे भी करना है। उसके बाद क्या किया बोलो, डिविडेंड इनकम निकाला था, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग डिविडेंड इनकम में निकालेंगे, डिविडेंड इनकम। तो कैसे मिलेगा, किसका, 16%, यस 100 का, क्योंकि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16% ऑफ 100, फिर 16/100 इंटू 100, तो 100 से 100 गया, बोलो कितना आया बच्चों, 16 रुपये। तो ये क्या हो गया आपका डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद हमने इधर क्या किया था, रेट ऑफ रिटर्न, तो इधर भी हम लोग रेट ऑफ रिटर्न ही फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखो इधर से देखो, डिविडेंड इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिविडेंड इनकम अपॉन, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो या फिर सम इन्वेस्टेड लिखा तो भी चलेगा, बोथ आर सेम, ठीक है। तो इधर सम इन्वेस्टेड में लिख देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में मैंने आपको सम इन्वेस्टेड लिख करके दिया था ना, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, सम इन्वेस्टेड भी चलेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट भी चलेगा, सम इन्वेस्टेड इनटू 100 बराबर। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, डिविडेंड इनकम कितना आया, 16 रुपये, और सम इन्वेस्टेड कितना इन्वेस्ट किया, 144 बराबर, इंटू 100। अब इसको सॉल्व करिए, तो चलिए 2 से कैंसिल करते हैं, है ना। तो 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, इधर 72 आ गया। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 8 9 ज़ा क्या होता है बच्चों, देखो 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72 होता है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 100/9। अब इसको 9 से कैंसिल करते हैं, तो कितने बार में जाएगा, देखो 9 1 ज़ा 9, फिर इसमें से 1 बचेगा, 9 1 ज़ा 9, फिर इसमें से 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 9 1 ज़ा 9, यानी 11.11 ये आता ही रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही लिखो, 11.11% बराबर। तो ये क्या है बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी, एंड दिस वन पहले इधर लिख दो अच्छे से, रुको, देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वल टू 11.11%, ठीक है बच्चों। तो दोनों को आप कंपेयर करिए, बताइए कौन सा वाला ज्यादा है। देखो कंपनी ए में जब भी इन्वेस्ट करोगे ना, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा बच्चों, 9.09%, और अगर आप कंपनी बी में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है, 11.11%। तो कौन सा वाला ज्यादा है, ये कंपनी बी वाला ज्यादा है, मतलब कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, कंपनी बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस रेट ऑफ रिटर्न, या फिर ऐसे ही लिख दो, रुको डायरेक्ट ना, ये जो रेट ऑफ रिटर्न आया उसको लिख दो, ये वाला 11.11%, ये कंपनी बी का है ना, यहाँ पे लिख करके बता दो कंपनी बी। और फिर कंपनी ए का कितना आया था, 9.09, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9.09%, यहाँ पे ये था कंपनी ए, तो यहाँ पे बता दीजिए कंपनी ए, ठीक है। तो कौन सा वाला ज्यादा है बच्चों, ये वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए, सो दे आर फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल। समझे, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, देख लो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ।
यहाँ पर देखिएगा सब लोग, ये है आपका अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अभी इसमें क्या दिया है, एक है श्री आदित्य जी, जिन्होंने कितना इन्वेस्ट किया बच्चों शेयर्स के ऊपर, तो इतना इन्वेस्टमेंट किया है 50,180 रुपीज बराबर। और इन्होंने जब भी वो शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया तभी मार्केट वैल्यू कितना था बच्चों, तो 50 रुपए था, ठीक है। फिर रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, 0.2%, यानी कि इन्होंने इतना ब्रोकरेज भी दिया ब्रोकर को, ठीक है। और रेट ऑफ जीएसटी, देखो इन्होंने जीएसटी भी दिया, तो जीएसटी का रेट कितना है बच्चों, 18% है। तो फिर हमें बताना क्या है कि देन हाउ मेनी शेयर्स वर परचेज्ड फॉर 50,118 रुपीज, यानी कि इतने में इन्होंने कितना शेयर्स परचेज किया वो आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, जल्दी से बताओ। टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नीचे क्या आता है बच्चों, मार्केट वैल्यू आता है, ठीक है। वैसे तो मार्केट वैल्यू आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रोकरेज भी है और जीएसटी भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रोकरेज और जीएसटी भी उसके अंदर प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो जब भी ब्रोकरेज और जीएसटी आपको देना रहता है तो क्या करते हो, मार्केट वैल्यू तो देना ही है, लेकिन इसके अलावा ब्रोकरेज एंड जीएसटी भी देना है, यानी हमें उसे मार्केट वैल्यू में प्लस करना होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, एक शेयर का ये प्राइस निकालेंगे, परचेस प्राइस निकालेंगे कि उसको खरीदने पे कितना होता है, और वही हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आपको सॉल्व करके बताऊंगी ना, अच्छे से समझेगा। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, टोटल इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, इतना है, ठीक है। और जब इन्होंने इसको खरीदा था तो मार्केट वैल्यू कितना था, 50 रुपए बराबर, है ना। एंड रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, 0.2%, ठीक है। तो चलिए फिर ब्रोकरेज और जीएसटी फटाफट से निकाल लेते हैं। ब्रोकरेज 0.2% बराबर, तो अभी ब्रोकरेज कितना होगा बच्चों, किसके ऊपर 0.2% निकालेंगे हम लोग, जी हाँ किसके ऊपर, तो मार्केट वैल्यू के ऊपर, ठीक है। ये जो ब्रोकरेज है ना बच्चों, ये मार्केट वैल्यू के ऊपर दिया जाता है, बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.2 ऑफ 50 रुपीज, 0.2% ऑफ, रुको चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.2 अपॉन 100 इंटू 50, कैंसिल करो, 0 0 गया, 5 1 5, 5 2 10 बराबर। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.1 रुपीज। तो ये क्या आ गया, ब्रोकरेज, ठीक है। अब उसके बाद जीएसटी भी तो हमें देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का रेट कितना दिया है बच्चों, 18% बराबर। अब देखो जीएसटी हम लोग किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, यानी ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी, ठीक है। तो अभी जीएसटी क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 18% निकालेंगे, 18% ऑफ 0.1 रुपीज, ठीक है। तो अब इसका 18% निकालो, बताओ कितना आएगा, चलो बताती हूँ ना, मैं हूँ ना, चिंता ना करना, इंटू 0.1। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सही है ना, आपके मन में यही सवाल आ रहा है, रुको बताती हूँ। एक काम करेंगे, ये 2 0 यहाँ से गायब करो, पॉइंट इधर लगाओ, तो बोलो क्या आएगा, 0.18 इंटू 0.1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.018, ये क्या आ गया बच्चों, जीएसटी, समझा। जीएसटी इतना, ब्रोकरेज इतना देना ही पड़ेगा, किसको, आदित्य जी को। तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स। आप बोलेंगे ये भी टोटल इन्वेस्टमेंट और ये भी टोटल इन्वेस्टमेंट, तो देखो ये क्या था, ये ना विदाउट वाला था, विदाउट ब्रोकरेज और विदाउट जीएसटी। अब ये क्या है बच्चों, विथ जीएसटी एंड ब्रोकरेज, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख करके बता सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो जीएसटी प्लस ब्रोकरेज, समझा। तो कैसे आएगा, मार्केट वैल्यू कितना, 50 रुपया बराबर। चलो फॉर्मूला लिख देती हूँ, मार्केट वैल्यू प्लस जीएसटी प्लस ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू कितना है, 50 रुपया, जीएसटी कितना है बच्चों, कहाँ गया, ये देखो, ये देखो 0.018, 0.018 प्लस ब्रोकरेज कितना है, ये देखो 0.1, ठीक है।
अब इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा। चलो आपको प्लस करके बताती हूँ कैसे होगा। सबसे पहले ये 50 रुपये इधर लिख दो, फिर उसके बाद क्या है 0.018 ना, तो इधर लिखना 0.018 इस प्रकार से। फिर क्या है 0.1, तो यहाँ पे आएगा 0.1, ठीक है। अब अपने मन से इधर पॉइंट लगा दो, इधर 0 बढ़ा दो। देखो इधर 8, इधर 1, यहाँ पे 1 पॉइंट, इधर 0, कितना आया बच्चों 50.118 रुपीज़, बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 50.118 रुपीज़। ये क्या है बच्चों इनका टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर। यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए था ऑन 1 शेयर, यानी एक शेयर को खरीदने के लिए इन्होंने कितना खर्चा किया, समझे? समझ में आया कि नहीं? एक शेयर उनको कितने का पड़ा, इतने का। ओके, क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लिखते देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा 1 मिनट रुकना जरा, 1 सेकेंड। हाँ, ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना बच्चों, ये क्या है, ये आपने मतलब उन्होंने वो शेयर्स खरीदने के लिए कितना खर्चा किया वो है, ठीक है। और ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है ना बच्चों, ये एक शेयर का है, ठीक है। तो मैंने शायद से पीछे इन दोनों को सेम बोला था, सेम नहीं है बच्चों, ठीक है, वो गलती से मैंने बोल दिया रहेगा। सो ध्यान में रखना, ये एक शेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है और ये पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, समझा ना। चलो अभी देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, देखो जब भी ब्रोकरेज और जीएसटी नहीं रहते हैं ना, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिखा जाता है, लेकिन अभी ब्रोकरेज एंड जीएसटी है ना, इसके लिए हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर। तो बताओ जल्दी से, टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने टोटल कितना खर्चा किया है, इतना 50,118। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर कितना है, तो 50.118, बराबर। अब इसको सॉल्व करो, इसे सॉल्व करना तो एकदम सिंपल सी बात है। क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा 118, 3 थे 0 और इधर 50118 है ना, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए मैंने इधर 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल एक बार में जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या आया बच्चों, 1000 शेयर्स है ना, यानी कि इन्होंने टोटल कितना शेयर परचेज किया इतने में, तो इतना 1000 शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स परचेज बाय आदित्य, आदित्य है ना, श्री आदित्य सांघवी इज 1000, समझा आपको। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 8 फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, तो ये फॉर्मूला देख करके, मतलब फॉर्मूले को लेकर के आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दे लो, जब भी ब्रोकरेज और जीएसटी रहेगा तो फिर ऐसे लिखने का, और अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो फिर इधर मार्केट वैल्यू लिखने का। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है, श्री बाटली वाला सोल्ड शेयर्स ऑफ ₹30,350, यानी कि बाटली वाला ने शेयर्स को बेचा है कितने का बच्चों, 30,350, ठीक है। और इन्होंने फिर शेयर्स को खरीदा है कितने का, 69,650 में, ठीक है। और खरीदते और बेचते टाइम पे इन्होंने क्या किया ना बच्चों, इतना ब्रोकरेज भी दिया है। इसके अलावा देखो यहाँ पे जीएसटी भी इन्होंने पे किया है ना, जीएसटी चार्ज किया गया है किसके ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर। तो फिर हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स, यानी कि ब्रोकरेज और टैक्स के ऊपर इन्होंने टोटल कितना खर्चा किया वो हमको बताना है, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे आपको बताती हूँ। देखो एक तो इन्होंने सेल किया है, बराबर, और एक तो इन्होंने परचेज किया है, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सेल करते टाइम पे इन्होंने ब्रोकरेज कितना दिया और जीएसटी कितना दिया वो हम लोग फाइंड करेंगे। फिर बेचते टाइम पे, ये सेल वाला है ना, हाँ, फिर परचेज करते टाइम पे इन्होंने कितना ब्रोकरेज दिया और कितना जीएसटी दिया वो हम निकालेंगे। तो एक बार जब हमको ये दोनों मिल जाएंगे और ये दोनों, तो हम क्या करेंगे, इन चारों को प्लस कर देंगे, इन चारों को एक साथ प्लस कर देंगे। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। हमको यही बताना था ना, ये चारों को प्लस करना है। चलो फिर अपना काम चालू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, और देखना बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
पहले हम लोग शेयर वाला करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ये पहले हम लोग सेलिंग वाला करते हैं, फॉर सेलिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है, फॉर सेलिंग ऑफ शेयर्स। यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है बच्चों शेयर्स का कितना है, यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स, सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स, बोलो कितना है, 30,350, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने ब्रोकरेज का मतलब ब्रोकरेज का रेट कितना है बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1%, ठीक है। तो अभी हम लोग ब्रोकरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.1% ऑफ किसका इतना, तो इसका, है ना, 30,350 का। तो चलो ये तो आपको कैलकुलेशन आता ही होगा, 0.1 फिर 3350, ठीक है। तो अब इसको कैसे किया जाए सोचना पड़ेगा। एक काम करते हैं, देखो ये सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, और ये ऊपर जाएगा तो देखो ऐसे होगा, यहाँ पे आएगा 33 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों तो यहाँ पे ये आएगा, फिर इसके नीचे क्या है 10 है, बराबर। अब अगर मैं ये हटाऊँ, ये 0 यहाँ से गायब करूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा 30.35, ठीक है, 30.35 रुपीज़। ये क्या आ गया बच्चों, ब्रोकरेज, बराबर। अभी हम लोग जीएसटी भी निकालेंगे, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी 18%, है ना। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना पड़ेगा, सो देयरफॉर जीएसटी, जीएसटी किसके ऊपर, तो इसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 18% ऑफ 30.35। चलिए बच्चों अभी इसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो चलो हम कहाँ पीछे हट रहे हैं, हमें तो आता है, हम कर सकते हैं, ठीक, ऐसे है ना। अब क्या किया जाए, तो एक काम करेंगे, क्या काम करें, देखो पहले 100 से इसको डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.18 इंटू 30.35। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 क्या है यहाँ पे देखो 3035 और यहाँ पे 18, पॉइंट हम लोग बाद में लगाएंगे, ठीक है, अभी पॉइंट को भूल जाइए, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर पॉइंट कैसे लगाना है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो देखो 8 5 सा 40, इधर 4 आया, 8 3 सा कितना होता है 24 और 4 28, 8 0 0 2, 8 3 सा 24, 1 5 सा 1 3 सा 1 0 1 3 सा 0, 8 5 13, 1 आ गया, 3 2 5 1 6, फिर इधर 4 3 2 5। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, सुनो आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 1 2, और यहाँ पर भी 2, तो 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों, 5.4630, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, इतना नहीं लिखेंगे, ये पॉइंट के बाद 4 नंबर मत लिखो, इन दोनों को यहाँ से हटा दो, बस यही लिखो 5.46, ठीक है, इतना लिखा तो भी चलेगा। ये आपका क्या हो गया बच्चों, जीएसटी, समझा। तो ब्रोकरेज और जीएसटी हमने निकाल लिया, कब का निकाला, जब भी वो शेयर्स को बेच रहे थे तब का, ठीक है। अभी हम लोग परचेज वाला निकालेंगे कि जब वो खरीद रहे थे शेयर्स ना, तब उन्होंने कितना ब्रोकरेज और कितना जीएसटी दिया, ठीक है। तो कैसे आएगा, चलो आपको ये भी बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर, ये देखो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, हाँ अब ठीक है। परचेज ऑफ शेयर्स, जब भी शेयर्स को वो परचेज कर रहे थे तब उन्होंने कितना खर्चा किया, देखो परचेज प्राइस कितना है, यहाँ पे परचेज प्राइस लिखते हैं पहले तो 69,650, ठीक है। और ब्रोकरेज का रेट कितना है बच्चों, 0.1% हमको पता है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1%, बराबर। तो अभी चलो ब्रोकरेज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ब्रोकरेज विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
0.1% किसका, इसका। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.1% ऑफ 69,650 बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 0.1 अपॉन 100 इंटू 69650, ठीक है। अब क्या होगा बताऊँ आपको, यहाँ पर क्या किया जाए, एक काम करते हैं सुनो, पहले ना इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते बच्चों आपस में, तो क्या आएगा देखो 69650 और एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे और नीचे क्या है बच्चों देखो 100 है बराबर। अब क्या होगा, एक काम करेंगे, अब इससे इसको जब मैं डिवाइड करूंगी ना तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों ये शिफ्ट हो जाएगा, इधर कितना जीरो है, 2 जीरो है ना, तो 2 नंबर के बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ब्रोकरेज क्या होगा 69.65 रुपीज़, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों ब्रोकरेज। अब उसके बाद हमको जीएसटी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%। सो देयरफॉर जीएसटी कितना हो जाएगा 18% ऑफ 69.65। इसका 18% चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे आएगा देखो, यहाँ पे आएगा 18 अपॉन 100 इंटू 6965, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक काम करेंगे पता है, जैसे हमने इधर किया था वही करेंगे, पहले इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 0.18 हो जाएगा इंटू 6965, है ना। देखो जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये जो मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है, 2 नंबर के बाद। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 6965 पॉइंट बाद में लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगाया था ना वैसे ही, ठीक है। फिर यहाँ पे 18, चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 से 40, 4 आ गया, 8 6 कितना होता है 8 6 48, हाँ 48 प्लस 4 तो 52 हो जाएगा। फिर 8 8 64, 8 9 72, 72 प्लस 5 कितना होगा बच्चों 72, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो 77। फिर 8 6 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा, तो 48, इसमें 2 जोड़ दिया तो 50 यानी कि 55, तो यहाँ पे आ जाएगा 55, ठीक है। अब उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 5 1 6 1 9 1 6, इधर कितना आएगा 0 5 2 7, 6 6 12 1 13 का 3, 1 आया, 9 1 10 5 15, फिर 6 5 11 1 12, मतलब क्या आया देखो ये आया 125370। अब देखो जी पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे बताती हूँ आपको। इधर देखो 2 नंबर के बाद और इधर 2 नंबर के बाद, यानी 4 नंबर के बाद हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया बराबर। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे ये 4 नंबर नहीं लिखा था, खाली बस 2 ही लिखा था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम करेंगे। क्या करेंगे पता है आपको, ऐसे लिखेंगे देखो 12 पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे 5 और इधर क्या है बच्चों 3 है, और 3 के बाद क्या है, 3 के बाद देखो क्या है 7 है बराबर, यानी 5 से बड़ा नंबर है ना, तो हम लोग ये 3 ना लिख करके क्या लिखेंगे बच्चों 4 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे 5 होता या फिर 4 होता 3 होता तो फिर खाली बस ये 3 लिख करके हम छोड़ देते, लेकिन क्या है वो ये 5 से ज्यादा नंबर है ना, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला बच्चों जीएसटी, समझा। तो देखो जब भी इन्होंने शेयर्स को खरीदा तो इतना ब्रोकरेज दिया, इतना जीएसटी दिया, और जब भी इन्होंने शेयर्स को, नहीं ये बेचने वाला था, जब भी इन्होंने बेचा तो इतना ब्रोकरेज और इतना जीएसटी दिया, और जब भी शेयर्स को क्या किया बच्चों खरीदा तो इतना ब्रोकरेज दिया इन्होंने और इतना इन्होंने जीएसटी दिया, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी इन सभी को एक साथ ला करके प्लस कर देंगे, ठीक है। ये देखो पूरा ही मिट गया, रेट ऑफ जीएसटी, रुको रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर इन्वेस्टमेंट नहीं एक्सपेंडिचर था ना, एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर, ऐसे टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसको ले लो पहले, तो ध्यान से देखते जाना मैं क्या क्या कर रही हूँ, फिर प्लस, अब इसको ले लो 5.46 क्योंकि ये जीएसटी है ना,
फिर यहाँ से ब्रोकरेज उठा लो 69.65 प्लस जीएसटी कितना है 12.54। ठीक है, अब इन सभी को एक साथ प्लस कर दीजिए, प्लस करने तो आपको आता ही होगा, चलो यहाँ पे करते हैं 30.35 फिर 5.46 फिर 69.65 फिर 12.54 बराबर, इन सभी को भी प्लस करना है। तो कैसे होगा देखो 5 5 10 6 4 10 यानी 20 हो जाएगा। फिर 6 5 11, एक काम करते रुको, 6 4 10 10 5 15 15 3 18 18 2 20। ठीक है, फिर इधर 2 आ गया, फिर 9 9 और 2 कितना होता है 11 11 5 16 16 और 2 18 फिर 6 3 9 1 10 1 11। ठीक है, और पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर, यानी क्या आया बच्चों 118। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 118 रुपीज़। ठीक है, ये पॉइंट के बाद जीरो मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, लिखा तो भी चलेगा और नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इनका टोटल एक्सपेंडिचर ब्रोकरेज और टैक्स के ऊपर कितना आ गया 118 रुपये इन्होंने टोटल खर्चा किया है ब्रोकरेज और टैक्स के ऊपर। किसने किया है तो मिस्टर श्री बाटलीवाला जी ने किया है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको, आसान था कि नहीं, आसान था। चलो देखो इसको, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेज 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 1200 रुपीज। देखो बच्चों अरुणा ठक्कर ने क्या किया, कितने शेयर्स परचेज किए 100 शेयर्स परचेज किए। ठीक है, जिसमें शेयर का फेस वैल्यू कितना है बच्चों 100 रुपीज। ओके, और यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है बच्चों 1200। समझा आपको। फिर उसके बाद इन्होंने ब्रोकरेज कितना दिया है, देखो इसका रेट कितना है 0.3% और जीएसटी का रेट कितना है बच्चों 18%। ठीक है, तो फिर हमें ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, तो एक एक करके करेंगे। देखो सबसे पहला क्या है, नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, यानी जब भी इन्होंने ये 100 शेयर्स खरीदे, ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने टोटल कितना अमाउंट पे किया वो हमको बताना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो शेयर्स कितना खरीदा 100 और मार्केट वैल्यू कितना था बच्चों 1200, तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा, नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर 1 डालेंगे, लिखेंगे नेट अमाउंट, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। 100 शेयर्स के लिए कितना अमाउंट पे किया, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू, बोलो मार्केट वैल्यू कितना था बच्चों, तो मार्केट वैल्यू 1200, दोनों का फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल गया आपको। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की, इसमें हमको क्या बताना है, ब्रोकरेज हमको बताना है, मतलब इन्होंने कितना ब्रोकरेज पे किया। तो ये बहुत सिंपल है, देखो हमको ब्रोकरेज बताना है ना, तो सबसे पहले रेट ऑफ ब्रोकरेज पता करना पड़ेगा। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है बच्चों 0.3%। ठीक है, तो अब ब्रोकरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इनका टोटल सम इन्वेस्टेड कितना है, इतना ही है ना 1,20,000 है ना, ये इनका सम इन्वेस्टेड है, समझ रहे हो। तो सम इन्वेस्टेड के ऊपर हम लोग 0.3% कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे हमको ब्रोकरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ब्रोकरेज विच इज इक्वल टू 0.3% ऑफ किसका 1,20,000 का 0.3%। ठीक है, 1,20,000 कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, यहाँ पे बता दो फ्रॉम 1 है ना, क्योंकि 1 में हमने यही तो निकाला था। अब क्या होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 0.3/100 इंटू 1,20,000, फिर क्या होगा 00 से 00 कैंसिल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 12 3 से क्या हो जाएगा बच्चों 36 बराबर, ये 2 0 यहाँ पर, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रोकरेज इन्होंने कितना दिया 360 रुपये, यहाँ पे लिख देते हैं 360 कंप्लीट हो गया। देखो हमको ब्रोकरेज बताना था ना, बता दिया हमने, ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड इज ₹360। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो देखो 2 क्वेश्चन के आंसर हमने बता दिया, अभी तीसरे क्वेश्चन की बारी है। चलो इसको मैं रब करती हूँ, फिर तीसरा वाला करते हैं। थर्ड में हमको क्या बताना है जरा देखिए तो सही, जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, मतलब जीएसटी कितना दिया, तो क्या करेंगे, देखो ब्रोकरेज जितना आया है इसके ऊपर 18% हम लोग जीएसटी निकाल लेंगे। तो देखो रेट ऑफ जीएसटी कितना है बच्चों 18%, रेट ऑफ जीएसटी विच इज इक्वल टू 18% बराबर। 1 मिनट,
अब उसके बाद यहाँ पे हमको जीएसटी बताना है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग देयरफॉर जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, विच इज इक्वल टू, ये हमको कैसे मिलेगा, तो देखो बच्चों हम लोग 18% किसका निकालेंगे, ब्रोकरेज का। तो ब्रोकरेज कितना आया 360 ना, तो 18% ऑफ 360, तो फिर क्या हो जाएगा 360 कहाँ से लिखा, 2 से लिखा ना, यहाँ पे बता दो फ्रॉम 2, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे 18/100 इंटू 360, उसके बाद 0 0 कैंसिल, फिर क्या होगा, तो एक काम करते 2 से इसको कैंसिल करते, 2 5 = 10, एक सेकेंड ना, 2 5 = 10 और फिर 2 1 = 2, 2 8 = 16, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाए, 18 इंटू 18 क्या होता है, 18 का स्क्वायर पता है ना आपको, रुको 324 कितना होता है 324, तो देखो क्या आएगा बच्चों 324/5 बराबर। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कैसे कटेगा, 5 6 = 30, इसमें से कितना बचेगा 2 और 5 4 = 20, फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 8 = 40, यानी कि जीएसटी कितना आ गया बच्चों 64.8 रुपीज़ बराबर। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। अब आपको ये बताना है कि ये जो अरुणा जी हैं, श्रीमती अरुणा जी, ठीक है, इन्होंने वो 100 शेयर्स के लिए टोटल कितना अमाउंट पे किया, ये तो जीएसटी है और ये आपका ब्रोकरेज है और ये क्या है बच्चों इनका इन्वेस्टमेंट था, सम इन्वेस्टेड, ठीक है। अभी हमको इनका टोटल अमाउंट बताना है कि टोटल अमाउंट इन्होंने कितना पे किया। तो देखो क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है, ये अमाउंट तो उनको देना ही पड़ेगा, इसके अलावा उनको ये जीएसटी भी देना, ये ब्रोकरेज भी देना है और जीएसटी भी देना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जब हम प्लस कर देंगे ना बच्चों, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं नंबर 4 और लिखते हैं टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना है 12 लाख, हम लिख देते हैं 12 लाख नहीं है 1,20,000, सॉरी ये देखो गलती कर रही थी ना मैं। चलो ब्रोकरेज बताओ बच्चों कितना है 360 रुपये, यहाँ पे लिख देते हैं 360, ठीक है 360 और फिर उसके बाद जीएसटी कितना है 64.8। अब इन सभी को प्लस करना पड़ेगा, चलो करते हैं, कैसे होगा बताती हूँ। देखो 4 0 0 इधर 4 आएगा, अभी इसको छोड़ दो, हाँ पॉइंट के बाद 8 तो इधर आना ही है, वो छोड़ दो। अब इधर देखो 6 6 12 12 और 0, तो यहाँ पे वही आएगा, फिर 1 आ गया कैरी, 3 0 और 1 4, ठीक है कितना था 3 नंबर, तो ये तो हो गया, फिर 0 फिर 2 और 1 कितना आया यहाँ पे 1,20,424, ठीक है कितना है बच्चों 1,20,424.8 रुपीज़ इन्होंने क्या किया बच्चों पे किया, वो 100 शेयर्स के लिए। यहाँ पे अच्छे से लिख दो 1,20,424.8 रुपीज़, ठीक है। तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था ना बच्चों, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, समझ में आया कि नहीं, आसान था ना। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो चलिए आप इसको देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन भी बता देती हूँ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसमें क्या दिया है। श्रीमती अनका दोषी परचेज 20 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹660। देखो बच्चों अनका दोषी ने क्या किया, कितने शेयर्स खरीदे, तो 22 शेयर्स खरीदे, ठीक है, जिसमें उसका मार्केट वैल्यू कितना था बच्चों 660 रुपया, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड, यानी हमें यहाँ पे इनका टोटल इन्वेस्टमेंट बताना है। ये तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे हम, देखो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमको क्या मिल जाएगा, सम इन्वेस्टेड, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले तो ये सम इन्वेस्टेड निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों सॉल्यूशन, ओके। अब देखो मार्केट वैल्यू शेयर का, फेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं, फेस वैल्यू शेयर का कितना है बच्चों 100 रुपये, एंड मार्केट वैल्यू ये कब का है, जब वो परचेज कर रही थी तब का, तो ब्रैकेट में लिख दो बच्चों परचेज, ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज कितना 660 रुपये बराबर। तो सम इन्वेस्टेड बताना है ना हमको, तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों,
आपको पता ही होगा सम इन्वेस्टेड हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं ना, चलो डायरेक्टली करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट वैल्यू ले लो। अच्छा रुको 1 मिनट, नंबर ऑफ शेयर्स तो मैंने लिखा ही नहीं, 1 सेकेंड इधर लिखती हूँ पहले नीचे। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदे बच्चों इन्होंने, हाँ 22 शेयर्स, ठीक है 22 शेयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला चलो आपको लिख करके बता ही देती हूँ, है ना, लास्ट टाइम याद दिला रही हूँ, अब याद रखना क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे बच्चों, 22, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 660 रुपीज़। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, सम इन्वेस्टेड, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम इन्वेस्टेड, कितना, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 660 और ये 22, 200, 2 6 12, फिर इधर 1 आ जाएगा, 2 6 12 1 13, फिर 200, 2 6 12, 2 6 12 1 13। चलो इन सभी को प्लस करते हैं, तो 0 2 3 2 5 3 1 4 1, कितना आया बच्चों, यहाँ पे 14,520। तो ये क्या है बच्चों, इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 14,520, बराबर। तो देखो ये जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे पूछा गया था फाइंड द सम इन्वेस्टेड, वो हमने बता दिया, ठीक है। अब चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या दिया इसमें कि आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड शी सोल्ड ऑल द शेयर्स व्हेन मार्केट वैल्यू वाज ₹650। देखो बच्चों इन्होंने क्या किया, अब ये जो है ना अनघा जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20% का सबसे पहले डिविडेंड ले लिया, क्योंकि देखो जब इन्होंने शेयर्स परचेज किया तो उसके ऊपर उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड में मिलेगा। तो 20% डिविडेंड लेने के बाद इन्होंने वो शेयर्स को बेच दिया, ठीक है। कितने में बेचा, जब ये मार्केट वैल्यू 650 रुपये था तब इन्होंने बेचा, ठीक है। और इन्होंने ब्रोकरेज कितना दिया बच्चों, 0.1% ब्रोकरेज फॉर इच ट्रेडिंग डन, मतलब जो भी उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग किया, खरीदा या फिर बेचा, तो उस टाइम पे इन्होंने कितना ब्रोकरेज दिया बच्चों, 0.1% का, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द शेयर ट्रेडिंग, यानी हमें यहाँ पर प्रॉफिट, या देखो अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो, अगर लॉस होगा तो लॉस का ये परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखा जाए कैसे होगा ये। मतलब देखो आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। आप बताइए कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ और कितने का हुआ, उसके बाद फिर प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लो। तो एक बार अगर हमको प्रॉफिट मिल गया उसके बाद उसका परसेंटेज हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपको बताती हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग 1 शेयर को भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है, यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बताना है, क्या बताना है बच्चों, परसेंटेज बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 शेयर लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पूरा यहाँ पे लिया ना तो भी चलेगा। तो कौन सा वाला लेना है, चलो 1 वाला लेते हैं, वो आसान पड़ेगा, ठीक है, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो जब इन्होंने ये शेयर्स खरीदा था बच्चों, सबसे पहले इधर देखना मार्केट वैल्यू 1 शेयर का कितना है, देखो हमको पता है 660 रुपया, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने कितना ब्रोकरेज पे किया बच्चों, ब्रोकरेज कितना दिया है, 0.1% का, है ना। तो ये हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि रेट ऑफ ब्रोकरेज, कितना है 0.1%, बराबर। अब ब्रोकरेज यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ब्रोकरेज कैसे आएगा, तो 0.1% ऑफ किसका, 0.1%। तो देखो 1 शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों, 660 रुपये, है ना। यहाँ पे हम लोग 1 शेयर कंसिडर कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलो अभी इसको सॉल्व करो। यहाँ पे पता है हम क्या निकाल रहे हैं, ये जो मिस्टर अनगा है ना, इनका टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितना किया और फिर इनको कितना रिटर्न मिला, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और जब हम ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे ना, फिर हमको पता चलेगा कि इनको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, उसके बाद प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 660, ठीक। अब क्या होगा, देखो 0 से 0 गया और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.6 आ जाएगा, नीचे क्या है 10, मतलब ये 0 हटाया तो 0.66,
रुपीज। ये क्या हो गया बच्चों, ब्रोकरेज हो गया, है ना। तो प्राइस ऑफ 1 शेयर क्या हो जाएगा, देखो ब्रोकरेज और मार्केट वैल्यू दोनों मिलाकर के होगा ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 शेयर, मतलब एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों। हम क्या करेंगे, देखो मार्केट वैल्यू प्लस, रुको थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, इसको थोड़ा नीचे लिखती हूँ, बहुत ऊपर हो गया है। देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का प्राइस कितना होगा, देखो मार्केट वैल्यू प्लस, इसमें प्लस क्या करोगे बच्चों, तो ब्रोकरेज को, ठीक है। तो बोलो मार्केट वैल्यू कितना था 660, यहाँ पे लिख दिया हमने 660, और ब्रोकरेज कितना था 0.66, दोनों को प्लस कीजिए तो यहाँ पे आएगा 660.66। ये क्या हो गया बच्चों, प्राइस ऑफ 1 शेयर, बराबर। अब देखो इनको ना डिविडेंड भी मिला, कितना 20% का डिविडेंड भी मिला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड जो कितना है बच्चों 20% है, बराबर। तो यहाँ पर इनको एक्चुअल में सबसे पहले ये डिविडेंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिविडेंड किसके ऊपर दिया जाता है आप लोग को पता है ना, फेस वैल्यू के ऊपर, बार बार मैंने बोला याद रखना। तो अभी फेस वैल्यू कितना था 20% ऑफ फेस वैल्यू कितना था 100, तो 100 का 20% कितना होगा बच्चों 20/100 इंटू 100 यानी कि 20 रुपीज। ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, प्राइस ऑफ 1 शेयर, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, डिविडेंड है ना, जो किसको मिला, अनगा जी को मिला, ठीक है, श्रीमती अनगा को। देखो इन्होंने वो शेयर खरीदा कितने का, तो 660.66 का, ठीक है, और फिर इसके ऊपर उनको 20 रुपए का क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया, डिविडेंड मिल गया, बराबर। यानी इनका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, क्या करेंगे हम, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे ना, क्योंकि देखो जब ये शेयर परचेस कर रही थी तब इन्होंने इतना पैसा दिया और फिर क्या हुआ 20 रुपए इनको मिल गया ना डिविडेंड, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, दिस माइनस दिस। चलो फिर माइनस करते हैं, यहाँ पे अभी लिखेंगे हम देयरफॉर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर, ठीक है, एक शेयर के ऊपर इन्होंने कितना खर्चा किया बच्चों, तो देखो ये इसका अमाउंट था, बराबर। अब इसमें से 20 रुपया को माइनस कर दो, बोलो कितना आएगा, तो 640.66 रुपीज। ये क्या है बच्चों, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई, तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अभी हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया था कि अभी उन्होंने क्या किया, उसके बाद मतलब ये डिविडेंड लेने के बाद इन्होंने जो बचे हुए, मतलब जो इनके पास शेयर थे उसको बेच दिया, ठीक है। कब बेचा, जब मार्केट वैल्यू 650 रुपए था तब, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ मार्केट वैल्यू कब का है बच्चों, अभी ये बेचते टाइम का है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेलिंग, ठीक है, सेल लिख दो या फिर सेलिंग कुछ भी लिख देने का, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितना 650 रुपए जब भी था, तब जाके इन्होंने शेयर्स को बेच दिया, बराबर। तो 650 रुपए था ना, तो अभी हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, ब्रोकरेज निकाल लेते हैं। रेट ऑफ ब्रोकरेज तो आपको पता है कितना है, 0.1% है ना, यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ ब्रोकरेज, तो कितना है 0.1%, बराबर। तो एक्चुअल में यहाँ पे ब्रोकरेज क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोकरेज विच इज इक्वल टू 0.1% ऑफ 650, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे क्या होगा देखो 0.1/100 इंटू 650, 0 से 0 कैंसिल हो गया ना बच्चों। उसके बाद यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.65, ठीक है। यानी ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा बच्चों अनगा जी को, तो इतना ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है, जब भी वो सेल कर रही है तब। मतलब एक्चुअल में अमाउंट इनको कितना रिसीव होगा, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। शेयर का जो मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों 650 रुपया, ठीक है, और 650 रुपये वो शेयर का अमाउंट है, ठीक है, जो अनगा जी के पास आएगा, लेकिन उसमें से उनको क्या करना है, इतना ब्रोकरेज भी देना है ना। तो एक्चुअल अमाउंट इनको कितना रिसीव होगा, तो दिस माइनस दिस कर दो, वेरी सिंपल। चलो फिर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, चलो बोलो कितना आएगा 650 माइनस 0.65। तो जब हम इसको माइनस करेंगे देखो 650 0.65, यहाँ पे पॉइंट लगाया 00
चलो माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, इधर पॉइंट लगा देते हैं, फिर इधर 9, इधर 4, 649.35, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ₹649.35, इतना अमाउंट इनको एक्चुअल में क्या हुआ बच्चों, रिसीव्ड हुआ, ठीक है। और एक्चुअल में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, इतना। तो बताइए इनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, देखो देख करके आपको समझ में आता रहेगा, मिला कितना, इन्वेस्ट कितना किया था, बताइए। जी हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, कैसे, अरे देखो इतना ही इन्वेस्ट किया और उससे ज्यादा इनको क्या हुआ, पैसा मिला, है ना। यानी इनको यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, चलो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद से प्रॉफिट का परसेंटेज, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस 640.66 और ये दूसरा वाला अमाउंट कितना है 649.35, कौन सा वाला ज्यादा है बच्चों, ये वाला ज्यादा है ना। दिस अमाउंट इज लेस देन दिस अमाउंट, सो देयरफॉर शी मेड अ प्रॉफिट, उन्होंने क्या कमाया बच्चों, प्रॉफिट कमाया, है ना। तो चलो अभी प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग, शी मेड अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, क्या करोगे, देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना, ज्यादा में से कम को माइनस करने का। तो माइनस करते हैं 640.66, चलो अभी माइनस करते हैं तो कैसे होगा, देखो 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, इसने किसको दिया, 12 में से 6 गया तो 6, फिर इधर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, फिर इधर 8 आएगा और 4 में से 4 जाएगा तो 0 और 6 में से 6 जाएगा तो 0, मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 8.69, ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमको प्रॉफिट नहीं बताना है, क्या बताना है, प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है। अब ये कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ आपको, देखो फॉर्मूला ना खुद से बनाने की कोशिश करने का। यहाँ पे लिखो प्रॉफिट का परसेंटेज, देखो जब हमको रेट ऑफ रिटर्न निकालना रहता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसे होता है, डिविडेंड अपॉन क्या आता है, टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपको कितना रिटर्न मिला उसका परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना रहता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी डिविडेंड हमको मिलने वाला होता है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है ना, तो क्या करेंगे, ऊपर परसेंटेज ये प्रॉफिट लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। चलो फिर फॉर्मूला आपको लिख करके बताती हूँ, देखो ध्यान से देखो फॉर्मूला, प्रॉफिट और नीचे क्या आएगा बच्चों, टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्चुअल में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, इंटू 100। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है, तो प्रॉफिट कितना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट कहाँ गया, ये देखो 8.69 बराबर, और इनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, ये देखो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर 640.66 इंटू 100। अब आपको इसे सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। सोचिए कैसे कर सकते हो, जैसे मन करे वैसे करो। चलो आपको इधर करके बताती हूँ ना, इधर क्या है 8 पॉइंट, लाइन खींचने दो, हाँ इधर कर रही 66 इंटू 100 बराबर। ये देखो इधर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इधर भी, तो पॉइंट से पॉइंट गया। अब इसको 3 से कैंसिल किया जाए, चलो 3 से करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, कैसे करूं, चलो 3 से ही पहले कैंसिल करते हैं इसको, ऊपर वाले को। 3 2 ज़ा 6, इसमें से 2 बचेगा, और 3 8 ज़ा 24, अरे नहीं 3 से तो नहीं हो पाएगा, रुको 2 से इन दोनों को कैंसिल करते हैं, इधर 50 आ जाएगा, इधर 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 0 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा, है ना। तो ये आ गया। अब उसके बाद इसको 3 से तो कैंसिल नहीं कर सकते, एक काम करते सीधे सीधे ना इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते और फिर उसके बाद जो भी आएगा उससे इसका डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। देखो 5 9 ज़ा 45, 4 आ गया, 5 6 ज़ा 30, 30 और 4 कितना होता है बच्चों 34, 3 आ गया, 5 8 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 43, है ना, और ये वाला 0 यहाँ पर, फिर नीचे क्या आएगा 3 2 0 3 3 बराबर। अब इसको डायरेक्टली हम लोग डिवाइड करते हैं, ज़्यादा कैंसिलेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमें आंसर ही नहीं मिलेगा। चलो इधर मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ, क्या है ऊपर 4 3 4 5 0 और नीचे क्या है 3 2 0 3 3। चलो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है। चलो माइनस करते हैं, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 3 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 4, इधर 1 इधर 1, ठीक है। अब बोलो कितने बार में जाएगा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, और क्या
पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। अब बोलो कितने बार में जाएगा, तो इधर कितना है 1,14,170, इधर है 332 मतलब ये 3 बार में जाएगा बच्चों। कितने बार में, 3 बार में। तो कितना आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, तो माइनस करके नीचे तक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इधर लिख दूंगी। 10 में से 9 गया तो 1। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, सही है ना। 9 10 11 12 13 14 15 16, सही है। फिर यहाँ पर इसने किसको दिया था, मतलब अभी ये इसको देगा तो इधर तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर 14 में से 6 जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, और इसने इसको 1 दिया तो 10 में से 9 गया तो 1, इतना आता है। ठीक है, फिर से अगर मैं 0 बढ़ाती हूँ बच्चों, तो अब ये कितने बार में जाएगा, 1,80,000 है ना। तो यहाँ पर क्या है 3233। ठीक है, 3 5 सा क्या होता है 15, 3 6 सा 18, मतलब ये कितने बार में जाएगा पता है आपको बच्चों, 5 बार में शायद से जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हम यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करके लिखें, मत लिखो, बस इतना ही लिखो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया था, राइट योर आंसर इन नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, आपको पूरा उतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे 1.35 लिख दीजिए, और फिर इसको आप क्या कर दो बच्चों, मतलब इसके नियर में जो इंटीजर रहेगा ना, वो आपको ऐसे पॉइंट में नहीं लिखना है। इंटीजर मतलब क्या, इंटीजर आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो इसके पास में क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है, देखो 2 इससे बहुत दूर है, 1 है ना इसके पास में इंटीजर। जैसे आपको बताती हूँ इंटीजर मतलब क्या होता है, इसके अंदर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ये सारे नंबर्स आएंगे, है ना। इंटीजर में 0 भी आता है, माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं, प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो वो क्या है बच्चों 1.35, क्या है 1.35। तो इसके करीब में कौन सा इंटीजर है बताइए, 1 है कि 2 है, 1 और 2 कौन सा है, तो ये वाला नजदीक में है ना, 1 क्या है इसके करीब में है। ठीक है, और ये जो 2 है ये तो दूर है, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 1%। ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। यस, फाइनली हमको आंसर मिल गया। ठीक है, क्या आएगा 1%, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा प्रॉफिट परसेंटेज। %। ठीक है, समझा, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही खुश हो जाइए, आपका जो चैप्टर नंबर 4 है बच्चों वो हो चुका है कंप्लीट। तो मैंने अपना काम कर दिया, अभी आपकी बारी है, आप लोग अच्छे से सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इसके अलावा मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। ठीक है, कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो 4th चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और सुनो बच्चों, आपको अगर कोई भी लेसन का मतलब प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाने का, वहाँ पे जब जाओगे ना बच्चों तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट और मिसलेनियस एक्सरसाइज सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं, गुड बाय एवरीवन।